हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाषा के प्रारंभिक विकास पर। तो हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास कब से माना जाता है और उसकी रचना क्या थी, कैसी थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भाषा का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो अपभ्रंश माना जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक अपभ्रंश स्वरूप है वो कैसा था। तो देखिए यहाँ पर प्राकृत भाषा, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण स्पष्ट हैं। मीन्स भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ वो 3 चरणों में विकास हुआ। हमारी भारतीय जो आर्य भाषाएं थी उनका विकास कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। ये बात आप याद रखिए। अब ये 3 चरणों के नाम है, कौन कौन से 3 चरण हैं? पहला चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो पहला जो चरण है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। दूसरा जो चरण है भाषाओं के विकास का वह है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का जो दूसरा चरण है उसका नाम है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। और भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का जो तीसरा चरण है उसका नाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ। 3 चरणों के नाम क्या क्या हैं? पहला नाम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा नाम है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा नाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो वैदिक संस्कृत है और जो लौकिक संस्कृत है ये समाहित है। कहने का मतलब प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषाएं थी उनमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पाई जाती है। वैदिक संस्कृत और लौकिक जो संस्कृत है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की भाषा है, जिनका प्रारंभ प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है इसका प्रारंभ जो है वो प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। ये बात यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके विकास के 3 चरण हैं। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? वो 3 चरण हैं, यहाँ पर आपने देखा कि जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, नंबर 1 है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत समाहित है, जिनका इनका प्रारंभ जो है प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश को माना जाता है। तो मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की जो भाषा है वो कौन कौन सी है? पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है और अपभ्रंश भाषा है। तो ये जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है ये मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की भाषा है। इनका प्रथम प्रमाणिक जो स्वरूप है, मीन्स मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का जो प्रमाणिक ऑथेंटिक जो स्वरूप है वो अशोक के शिलालेखों में आज भी सुरक्षित है। आरंभिक स्वरूप की भाषा जो इन शिलालेखों में है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं इनमें जो भाषा का आरंभिक स्वरूप है जो पाली भाषा में लिखा गया है उससे यह तथ्य प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो जाता है कि जनमानस में अनिवार्य रूप से प्राकृत का ही बोलबाला हो चुका था। मीन्स अशोक के शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि जन समाज में अनिवार्य रूप से प्राकृत भाषा का ही बोलबाला हो चुका था उस समय। किस समय? ये जो मध्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसकी बात की जा रही है। इस समय की भाषाओं में प्राकृत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिलालेख प्राचीनतम है। जो शिलालेख हैं वो प्राचीनतम स्रोत हैं और ये ऑथेंटिसिटी बताते हैं भाषाओं की। अशोक के शिलालेख, और अशोक के शिलालेख जो है इन शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व इस दृष्टि से भी है कि जनसाधारण के लिए जनभाषा में इनको लिखवाया गया था।
तो अशोक के जो शिलालेख हैं इनका हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है, जो ऐतिहासिक महत्व है, वो इस दृष्टि से भी है कि अशोक ने जनता के लिए जनभाषा में ही इनको लिखवाया था। इन शिलालेखों की दूसरी विशेषता यह है कि एक ही भाषा के विभिन्न रूपों को विभिन्न प्रदेशों के लिए उत्कीर्ण कराया गया। मीन्स अशोक ने ये जो शिलालेखों में भाषा लिखवाई, या भाषा को उत्कीर्ण करने का मतलब भाषा को लिखवाया, भाषा की दृष्टि से इन शिलालेखों के 4 स्वरूप हैं। मीन्स भाषा की दृष्टि से अशोक ने इन शिलालेखों को 4 रूपों में लिखवाया। अब वो किन किन 4 रूपों में लिखवाया है ये यहाँ पर आपको समझना है। अब शिलालेखों के जो 4 रूप हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो शिलालेखों का जो पहला रूप है उसको कहा जाता है उद्दीच्य। उद्दीच्य का मतलब ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। शाहबाज, गढ़ी और मानसेरा के शिलालेख हैं ये। तो शिलालेख का जो पहला स्वरूप है वो क्या होता है, या क्या है, उद्दीच्य है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में शाहबाज, गढ़ी और मानसेरा शामिल है, यहाँ के शिलालेख हैं। तो शाहबाज, गढ़ी और मानसेरा के जो शिलालेख हैं ये अशोक के शिलालेखों का प्रथम प्रकार है, फर्स्ट काइंड है। इसके बाद जो अशोक के शिलालेख का दूसरा जो स्वरूप है वो है प्रातीच्य। प्रातीच्य का मतलब दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। ये गिरनार का क्षेत्र माना जाता है, या ये गिरनार का क्षेत्र है। और अशोक के शिलालेखों का जो तीसरा रूप है वो है प्राच्य मध्य, मीन्स मध्यवर्ती क्षेत्र। ये कालसी, चक्रोता या मसूरी के समीप का क्षेत्र है। तो चक्रोता या मसूरी के समीप का क्षेत्र जो कालसी है वो अशोक के शिलालेखों का तीसरा स्वरूप है। और अशोक के शिलालेखों का जो चौथा स्वरूप है प्राच्य पूर्वी, प्राच्य पूर्वी, वो उसका क्षेत्र है धौली और जौगढ़ का। तो अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखवाए वो 4 स्वरूपों में लिखवाए और इन 4 क्षेत्रों के लिए लिखवाए। यहाँ पर आपको अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत या कैसी भाषा है ये समझ में आया। और यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं सामान्यतः प्राकृत का अर्थ है सहज स्वाभाविक। प्राकृत भाषा का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो बहुत सहज भाषा और स्वाभाविक भाषा से तात्पर्य है। प्राकृत भाषा बहुत सहज और स्वाभाविक रूप में पाई जाती है। प्राकृत भाषा कठिन नहीं होती थी, इसका ये मतलब है। इस रूप में विद्वान संस्कृत से पूर्व मानते हैं। इस रूप को कहने का मतलब प्राकृत भाषा का जो रूप है, विद्वान लोग इस प्राकृत भाषा को संस्कृत से पूर्व की भाषा मानते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृत, प्राकृत का मतलब है पहली सहज भाषा, संस्कृत से पहले की भाषा, या प्राकृत शब्द का जो मीनिंग है वो है पहली सहज भाषा। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान संस्कृत के बाद विकसित भाषा को प्राकृत भाषा की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर मीन्स प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में विद्वानों के अंदर मतभेद है। कुछ लोग प्राकृत भाषा को संस्कृत भाषा के पहले की भाषा मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है प्राकृत भाषा को संस्कृत के बाद की भाषा मानते हैं। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम, ऐसा हेमचंद जी ने कहा। इस प्रकार संस्कृत से पूर्व स्थिति में भी किसी प्राकृत भाषा की कल्पना की जा सकती है। मीन्स हेमचंद जी के शब्दों के अनुसार संस्कृत से पूर्व भी कोई भाषा थी और उसमें उन्होंने प्राकृत भाषा की परिकल्पना की कि संस्कृत भाषा के पूर्व प्राकृत भाषा यहाँ पर विद्यमान थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विभिन्न भाषाओं के निरूपण में, मीन्स भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, उसमें उन्होंने विभिन्न भाषाओं का यूज किया और इसमें प्राकृत व्याकरण के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्राकृत भाषा होती है बहुत मधुर होती है, बहुत सुमधुर होती है, बहुत सिंपल होती है, जटिल नहीं होती है। तो राजशेखर ने प्राकृत भाषा को मीठा कहा है और संस्कृत को कठोर कहा है।
परुषा सक अबंधा पाऊ बंधोरी होई सो मारो। मीन्स संस्कृत गद्य काव्य कठोर कर्कश होते हैं, किंतु प्राकृत गद्य काव्य ललित और कोमल होते हैं। इससे भी पूर्व 8वीं शताब्दी में वाक्पति राज ने प्राकृत महाकाव्य, और प्राकृत महाकाव्य किसने लिखा है? वाक्पति राज ने, ध्यान रखिएगा। और इस प्राकृत महाकाव्य का नाम है गाउडवहो। गाउडवहो वाक्पति राज का प्राकृत महाकाव्य है। इसमें इन्होंने प्राकृत को जनभाषा माना है। मीन्स वाक्पति राज जी ने प्राकृत को जनभाषा माना है और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा। उस महाकाव्य का नाम था गाउडवहो। इसी महाकाव्य में इन्होंने प्राकृत को जनभाषा माना। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से शिलालेखों में प्राकृत भाषा के स्वरूप झलकने लगते हैं। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही जो शिलालेख लिखे गए उनमें प्राकृत भाषा का स्वरूप झलकने लगा। मीन्स वो शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ही जो है प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखे जाने लगे। देश भेद से विद्वानों ने प्राकृत के 4 भेद किए हैं और विद्वानों ने प्राकृत भाषा के 4 भेद कर डाले। विद्वानों ने प्राकृत भाषा को 4 भेदों में बांट दिया। तो विद्वानों ने देश भेद के कारण प्राकृत भाषा के 4 भेद किए हैं। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश एक ग्रंथ लिखा है। इसमें महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी का उल्लेख किया है। तो वररुचि ने प्राकृत प्रकाश एक ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी का उल्लेख किया। मीन्स इस तरह की प्राकृत भाषाओं के जो भेद हैं वो पाए गए इसमें। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा उसमें भरत मुनि ने मागधी, प्राच्या, अवंतिजा, सौरसेनी, अर्धमागधी, वाहलिका, दक्षिणात्या ये प्राकृत भाषा के नाम गिनाए भरत मुनि जी ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग विद्वानों ने प्राकृत भाषा के और कितने जो है रूप यहाँ पर जो है किए और उनको गिनाया। इसके बाद हेमचंद जी का नाम आता है। हेमचंद जी ने वररुचि द्वारा दिए गए 4 नामों के अतिरिक्त चूलिका, पैसाचिका, अर्धमागधी और अपभ्रंश नामों की और गणना कर दी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा प्राकृत भाषा का जो टॉपिक है या प्राकृत भाषा क्या होती है और प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा के पहले की भाषा है या संस्कृत भाषा के बाद की भाषा है, तो इसको यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है और ये ज्यादातर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है जो हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास था वो अपभ्रंश से हुआ और अपभ्रंश में क्या क्या है, भ्रंश में प्राकृत और संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक बस यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। धन्यवाद।